नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबों का हिंदी साहित्य पाठशाला में। आज हिंदी साहित्य ऑप्शनल सीरीज़ का लेक्चर नंबर 3 है, जो कहानी खंड की यहाँ हम औपचारिक शुरुआत करेंगे। इससे पहले की शुरुआत करें, आइए देख लेते हैं कि पिछली कक्षा में हमने क्या क्या सीखा था, क्या क्या देखा था। पिछली कक्षा में हमने कुछ बेसिक मूलभूत शब्दावलियों को जाना था, तो आइए एक बार उसका रिवीजन कर लेते हैं। हमने देखा था वाङ्मय क्या है, हमने वाङ्मय क्या है ये पढ़ा था। हमने पढ़ा था वाङ्मय क्या है, इसके हमने 3 भेद देखे थे, ठीक है। उसके बाद 3 भेद कौन कौन से थे? वार्ता, शास्त्र और साहित्य। इसके हमने 3 भेद देखे थे, एक था वार्ता, दूसरा शास्त्र और तीसरा साहित्य। इसके बाद हमने क्या पढ़ा था? उसके बाद हमने देखा था साहित्य की कसौटियाँ क्या हैं। साहित्य की कसौटियाँ, किसी रचना को साहित्य कहने के लिए किन कसौटियों पर खरा उतरना होगा, ठीक है। ये देखने के बाद हमने पढ़ा था साहित्य के 3 रूप कौन कौन से हैं, 3 भेद कौन कौन से हैं। जैसे हमने देखा था पद्य क्या है, हमने देखा था गद्य क्या है, हमने देखा था चंपू काव्य किसको कहते हैं, ठीक है। पद्य में हमने देखा था लय क्या होता है, तुक क्या होता है। हमने एक एग्जाम्पल के माध्यम से लय बनाने का तरीका सीखा था, कैसे व्याकरण के क्रम को भंग करके, व्याकरण के नियमों को भंग करके लय बनाया जाता है। हमने ये जाना था कि लय का होना अनिवार्य है किसी भी पद्य में, तुक हो या ना हो, लय होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद हमने देखा था गद्य के विभिन्न रूप। गद्य के विभिन्न रूप कौन कौन से हैं। जैसे हमने देखा था कथात्मक गद्य क्या है, हमने देखा था दृश्य प्रधान गद्य क्या है, हमने देखा था विचार प्रधान गद्य क्या है, और कुछ अन्य विधाओं को हमने देखा था, ठीक है। अन्य विधाएं, तो ये था पिछली कक्षा का पूरा रिवीजन जो हमने पिछली कक्षा में देखा था। आज क्या होगा? ये हो गया रिवीजन। आज हम कहानी खंड की औपचारिक शुरुआत करेंगे। आज हम कहानी खंड की औपचारिक शुरुआत करेंगे। आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, ज़रा ये जान लेते हैं। आज हम पढ़ेंगे कहानी क्या है। आज हम पढ़ेंगे कहानी क्या है, ठीक है। आज हम जानेंगे कहानी किस प्रकार की विधा है। ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे कथा और कहानी में अंतर क्या है। और अंत में हम जानेंगे कहानी के तत्व कौन कौन से हैं। तो ये आज के हमारा जो लेक्चर होगा उसका स्वरूप होगा। इसमें हम 4 चीज़ों का अध्ययन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं कहानी क्या है से। बचपन से हमने कई कहानियाँ सुनी हैं, कहानियों को पढ़ा है, सुना है, लेकिन अगर हम परिभाषा की बात करें, ये कहानी वास्तव में है क्या,
तो एक छोटा सा वाक्य कहानी के लिए जो मूलतः प्रयुक्त होता है, हम कह सकते हैं वो ये है कि कहानी एक विधा है। क्या है? कहानी एक विधा है। विधा को इंग्लिश में कहते हैं जेनर। विधा को कहते हैं इंग्लिश में जेनर। तो कहानी की एक बेसिक परिभाषा क्या हुई? कहानी एक विधा है। थोड़ा सा लंबा चलें तो इसको कह सकते हैं कहानी कथात्मक गद्य की एक प्रमुख विधा है। क्या है? कहानी कथात्मक गद्य की एक विधा है। इसमें क्या मिलेगा आपको? कथा का एक ढांचा मिलेगा जिसमें थोड़ा सा कुछ कहानी जैसा होगा, कुछ कथा होगी, कुछ घटनाएं होंगी, कुछ चरित्र होंगे, आकार में लघु आकार होगा। ये एक मोटा मोटी डेफिनेशन है। जिस रचना में ये सारे तत्व आपको नजर आए, हम इसको कह देंगे कहानी है। ठीक है? तो कहानी क्या है? कहानी एक विधा है। कहानी कथात्मक गद्य की एक विधा है जिसका आकार छोटा होता है, जिसमें कुछ घटनाएं होंगी, जिसमें कुछ चरित्र होंगे और कथा का एक ढांचा होगा। हम उसको कहानी कह देंगे। अब सवाल उठता है कि ये विधा क्या है? विधा क्या है? हम जब कह रहे हैं कहानी एक विधा है तो दरअसल ये विधा क्या है? इसके लिए हमको जानना होगा विधा और शैली में अंतर क्या है। तो हम पढ़ लेते हैं विधा और शैली में अंतर। शैली को अंग्रेजी में कहते हैं स्टाइल। शैली को कहते हैं इंग्लिश में स्टाइल। देखिए, जब कोई भी रचनाकार किसी भी साहित्यिक कृति की रचना करने जाता है तो उसके पास दो ऑप्शंस होते हैं। एक तो वो ये तय करता है कि वो कौन सी विधा की रचना करने वाला है, यानी फॉर्मेट क्या है, वो किस फॉर्मेट में रचना करेगा। विधा को हम एक साधारण शब्द में फॉर्मेट कह सकते हैं। किस फॉर्मेट में वो लिखेगा? फॉर्मेट कहने का मतलब क्या है कि क्या वो कहानी लिख रहा है, क्या वो उपन्यास लिख रहा है, या वो नाटक लिख रहा है। तो जब भी आप किसी साहित्यिक कृति की रचना करने जाएंगे तो आपके दिमाग में कुछ चल रहा होगा कि आप लिखने क्या वाले हैं। क्या आप कहानी लिखने वाले हैं, क्या आप कविता लिखने वाले हैं, क्या आप उपन्यास लिखने वाले हैं, आप नाटक लिखने वाले हैं, क्या लिखने वाले हैं। जो भी आप लिखने वाले हैं वो एक विधा है। कथात्मक गद्य की विधा है कहानी, पद्य की विधा होगी कविता। समझ गए? तो गद्य की जो कथात्मक गद्य की विधा है वो कहानी है। तो आप क्या कहानी लिखने वाले हैं, आप उपन्यास लिखने वाले हैं, तो इसको विधा कहते हैं। मतलब फॉर्मेट क्या है, वो विधा है। ठीक है? अब शैली की बात कर रहे हैं तो मान लीजिए आपने ये तय कर लिया कि आप लिखने क्या वाले हैं, आपने तय कर लिया कि आप कहानी लिखने वाले हैं। तो आपके लिखने की शैली क्या होगी? शैली क्या होगी कहने का मतलब आप किन शब्दों का प्रयोग करेंगे कहानी को लिखने में। किन शब्दों का प्रयोग करने कहने का मतलब है कि आप तत्सम शब्दों के माध्यम से कहानी लिखेंगे या तर्भव शब्दों के माध्यम से कहानी लिखेंगे। कुछ कहानियों में आप देखेंगे कि संस्कृत का थोड़ा सा पुट मिला होता है, तत्सम शब्दों का ज़्यादा प्रयोग होता है। जहाँ जो बहुत शुद्धतावादी लोग होंगे, शुद्धतावादी रचनाकार होंगे, वो तत्सम शब्दों का ज़्यादा प्रयोग करेंगे। तो वो शैली होगी तत्सम शब्दों का प्रयोग करते हुए लिखी गई कहानी। या फिर आप आंचलिक शब्दों का प्रयोग करेंगे। जैसे आप मैलांचल रचना को पढ़ेंगे, मैलांचल को पढ़ेंगे, वहाँ आंचलिक शब्द आपको मिलेगा, देहाती शब्द मिलेंगे। तो उसकी भाषा शैली क्या है? तो भाषा शैली है तद्भव शब्दों का ज़्यादा प्रयोग हो रहा है, आंचलिक शब्दों का ज़्यादा प्रयोग हो रहा है। और शैली क्या हो सकती है कि आप उसमें इतिहास को थोड़ा सा समावेशित कर दें। इतिहास को समावेशित करके कहानी को और रोचक बनाने का या उपन्यास को और रोचक बनाने का प्रयास करें। जैसे दिव्या उपन्यास में देखिए आप,
दिव्या उपन्यास में आपको पतंजलि नज़र आएंगे, जो एक ऐतिहासिक पात्र है। पतंजलि एक ऐतिहासिक पात्र है। आपको हुण नज़र आएंगे, हुणों की जानकारी में हुण नज़र आएंगे, हुण के बारे में आप सुनेंगे। तो ये लेखक पर निर्भर करता है कि वो किस शैली में लिखेगा, ठीक है, उसके लिखने की स्टाइल क्या होगी। इसलिए जब शैली की बात होगी तो ये पूर्णतः सब्जेक्टिव मामला होगा। सब्जेक्टिव मामला कहने का मतलब ये आत्मनिष्ठ मामला होगा, मतलब ये लेखक तय करेगा कि वो किस शैली में लिख रहा है। अगर हम विधा की बात करें तो इसमें थोड़ी सी ऑब्जेक्टिविटी आती है। इसमें सब्जेक्टिविटी होगा बट थोड़ी सी ऑब्जेक्टिविटी भी आएगी। इसमें थोड़ी सी ऑब्जेक्टिविटी भी आएगी। मतलब ऑब्जेक्टिविटी का मतलब होता है वस्तुनिष्ठता। वस्तुनिष्ठता यानी हर बार लेखक ये तय नहीं करेगा, तय नहीं कर पाएगा कि वो कौन सी विधा की रचना करेगा या करने वाला है। ये तय होगा उसकी मनःस्थिति से। यानी विधा का फैसला लेखक स्वयं नहीं कर सकता, यह उसकी मनःस्थिति द्वारा तय होता है। इसलिए इसमें ऑब्जेक्टिविटी होती है। जैसे मान लीजिए कि एक आपकी मनःस्थिति ऐसी है, मान लीजिए आप आज़ादी के पहले वाले दौर में जी रहे हैं। आपने देखा कि अंग्रेज़ों ने भारतीय लोगों पर गोलियां चलाई। ऐसी स्थिति में आपकी मनःस्थिति क्या होगी? आपको गुस्सा आएगा, क्रोध आएगा। तो जो रचना फूटेगी वो रचना होगी देश प्रेम से प्रबल एक कविता। तो ये आप तय नहीं कर रहे हैं कि आप कविता लिख रहे हैं, ये आपकी मनःस्थिति तय कर रही है। एक उसी प्रकार एक टूटा हुआ हृदय से कविता ही निकलेगी, वो कभी उपन्यास नहीं लिखेगा। समझ रहे हैं? तो यहाँ पे थोड़ी सी ऑब्जेक्टिविटी आएगी। उपन्यास लिखने के लिए आपको लंबा समय चाहिए। भाव प्रधान उपन्यास नहीं हो सकता, भावना प्रधान रचना होगी तो छोटा ही होगा। आप अचानक से किसी आवेश में आए, किसी आवेग में आए, आपके हृदय में, आपके मस्तिष्क में किसी प्रकार की कोई भावना, आवेग, फान टूट पड़ा, तब जो आप लिखेंगे वो कविता होगी, कहानी होगी, छोटी रचना होगी। उपन्यास भावना प्रधान रचना नहीं हो सकती। वहाँ पे विचार प्रधान रचना होगी। वहाँ पे आपका विचार काम आएगा, क्योंकि लंबे समय तक आपको रचना करनी है। तो वहाँ पे थोड़ी सी सब्जेक्टिविटी आएगी। लेकिन जब आप छोटी रचना करते हैं, आप ये विचार करके बैठे हैं कि हम एक कविता लिखने वाले हैं, तो ठीक है, इसमें सब्जेक्टिविटी है। लेकिन किसी खास मनःस्थिति में जब आप कोई रचना कर रहे हैं, जो ये रचना आपकी उस मनःस्थिति से तय हो रहा है, जब एक टूटा हुआ हृदय कुछ रचना करने जा रहा है, तो वहाँ कविता ही निकलेगी। तब ये सब्जेक्टिव मामला नहीं होगा, तब ये ऑब्जेक्टिव मामला होगा। समझ गए? तो ये हुआ विधा और शैली में अंतर। तो विधा और शैली में क्या अंतर है? इसमें विधा में थोड़ी सी वस्तुनिष्ठता आती है और शैली पूर्णतः आत्मनिष्ठ होता है। विधा के 3 फॉर्मेट हैं, कहानी, उपन्यास या नाटक। और शैली, वो रचनाकार किस शैली में लिख रहा है, उसकी भाषा क्या होगी, उसमें कौन कौन से चरित्रों को समावेशित करेगा, उसमें इतिहास का पुट रहेगा या नहीं रहेगा, वो अपने हिसाब से तय करता है। तो वो हो गया शैली। अब जब हमने कहा कि कहानी एक विधा है, तो सवाल ये उठता है कि कहानी किस प्रकार की विधा है। जब हमने कहा कि कहानी एक विधा है, तो सवाल ये उठता है, कहानी किस प्रकार की विधा है? क्या ये एक प्राकृतिक विधा है या ऐतिहासिक विधा है? सवाल ये उठता है कि कहानी एक प्राकृतिक विधा है या ऐतिहासिक विधा है। इसका क्या मतलब हुआ? एक प्राकृतिक विधा वो है जो हर काल, स्थान या हर समाज में मौजूद हो। एक ऐतिहासिक विधा क्या है? जिसकी शुरुआत किसी खास देश, काल या परिस्थिति में हुआ हो। जिसकी शुरुआत किसी
खास देश या काल में हुआ हो। अब आप मुझे बताइए कि क्या विधा एक कहानी जो है प्राकृतिक विधा है या ऐतिहासिक विधा है। तो हम देखते हैं कि कहानी जो है वो एक प्राकृतिक विधा है। क्यों? क्योंकि दुनिया भर में जितने भी समाज हुए हैं सब में कहानियाँ मौजूद रही हैं। दुनिया भर के समाजों में ऐसा नहीं है कि किसी खास परिस्थिति में कहानियों का जन्म हुआ है। दुनिया भर में समाज में बच्चे रहे हैं, बच्चों को सुनाने के लिए गीत या लोरियाँ हर जगह प्रचलित रही हैं। दुनिया भर में समाज में बच्चों को सामाजिक बनाने के लिए कहानियों का प्रयोग हुआ है। दुनिया भर में कथाएं चली हैं, लोक कथाएं चली हैं जिससे बच्चे शिक्षा ग्रहण कर सकें। दुनिया भर में नाटक शुरुआत से चला है। नाटक कहने का मतलब मंच पर होने वाला नाटक ही नहीं, हम जिसको कहते हैं मोनो एक्टिंग। एक माँ अपने बच्चे को सुलाने के लिए, एक माँ अपने बच्चे को खिलाने के लिए नाटक करती है। ये ऐसा नहीं है कि किसी खास परिस्थिति में जन्म हुआ होगा, ये हमेशा से रहा होगा। ठीक है, इसलिए ये एक प्राकृतिक विधा है। तो दुनिया भर में गीत रहे हैं, दुनिया भर में लोरियाँ रही हैं, दुनिया भर में लोक कथाएँ रही हैं, दुनिया भर में मोनो एक्टिंग तो कम से कम रहा ही है, हमेशा से रहा है, शुरुआत से रहा है। जब से मानव समाज इस पृथ्वी पर रहा है तब से कहानियाँ इस पृथ्वी पर रही हैं। हमारे समाज में रहा है, हम सब के बीच में रहा है, चाहे वो कोई भी समाज हो। इसलिए कहानी एक प्राकृतिक विधा है। ये गीत के रूप में, लोरियों के रूप में, लोक कथाओं के रूप में, मोनो एक्टिंग, कम से कम मोनो एक्टिंग या नाटक के रूप में हमेशा से रहा है, हर एक समाज में रहा है। इसलिए कहानी एक प्राकृतिक विधा है। तो फिर ऐतिहासिक विधा क्या है? जैसे हम उदाहरण के रूप में बताएं आपको, उपन्यास ये एक ऐतिहासिक विधा है। कैसे? जब हम उपन्यास पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि कैसे औद्योगिक क्रांति ने उपन्यास के जन्म को संभव बनाया। ठीक है, उपन्यास क्योंकि एक लंबी रचना है, कई पन्नों की रचना होती है, इसलिए इसके लिए पेपर चाहिए, इसके लिए प्रिंटिंग प्रेस चाहिए, तभी ये कहीं तक पहुंचेगा। इसलिए इन सब के आने के बाद ही उपन्यास की रचना हुई होगी। एक और एग्जांपल लीजिए, जैसे सिनेमा। ये भी किसी ऐतिहासिक समय में आया होगा, किसी खास समय में आया होगा जब फिल्म बनाना या कैमरे का आविष्कार हुआ होगा। इसलिए ये जो विधा है, उपन्यास जो विधा है, सिनेमा जो विधा है, ये ऐतिहासिक विधा है। किसी खास देश काल परिस्थिति में इसका जन्म हुआ होगा। लेकिन कहानी एक प्राकृतिक विधा है। तो अगर हम कहानी की डेफिनेशन को पढ़ेंगे तो हम कथात्मक गद्य की एक प्राकृतिक विधा उसको कह सकते हैं। जब हम उपन्यास का डेफिनेशन पढ़ेंगे तो हम कहेंगे कथात्मक गद्य की एक ऐतिहासिक विधा है। तो आप इस शब्द को उसमें जोड़ सकते हैं। ठीक है, ये हो गया कहानी किस प्रकार की विधा है। तो अब तक हमने क्या देखा? कहानी क्या है? हमने देखा कहानी एक विधा है। हमने देखा विधा और शैली में अंतर क्या है। हमने देखा कहानी एक विधा है तो कैसी विधा है, क्या वो प्राकृतिक विधा है या ऐतिहासिक विधा है। अब हम आगे बढ़ते हैं, कथा और कहानी में अंतर क्या है। देखिए, दुनिया का हर समाज अपने बच्चों को सामाजिकरण की प्रक्रिया में, उनको सामाजिक नागरिक बनाने की प्रक्रिया में उनको कुछ आदर्शवादी शिक्षा केंद्रित कथाएं सुनाता है, जिसका उद्देश्य मूलतः बच्चों को कुछ शिक्षा प्रदान करना होता है, जिससे वो सीख सकें, समझ सकें, समाज को समझ सकें। उनका सामाजिक व्यवहार कैसा होगा वो उन कहानियों के माध्यम से बताया जाता है। उनको हम कथा कहते हैं। जैसे बचपन से हमने पंचतंत्र की कथाएं पढ़ी हैं, सुना है, हमने हितोपदेश की कथाएं सुनी हैं, पढ़ी हैं, हमने जातक कथाएं सुनी हैं, पढ़ी हैं।
इन सब कथाओं का मूल उद्देश्य क्या होता था? ये मूलतः आदर्शवादी रचनाएं होती थीं, जिनमें हमको मूलतः ये बताया जाता था कि ये कौन सी शिक्षा देती है। इसलिए जब हम बचपन में कथाएं सुनते थे या पढ़ते थे तो उसमें अंत में लिखा होता था कि इस कथा से हमें क्या शिक्षा मिलती है। हर कथा के अंत में बताया जाता था कि क्या शिक्षा मिलती है। तो कथाओं का मूल उद्देश्य क्या है? कथाओं का मूल उद्देश्य है आपको कुछ शिक्षा प्रदान किया जाए। ठीक है, तो अब हम इसको अपने नोट्स पर लिख लेते हैं। कथा क्या है? तो कथा क्या है? कथा का नैतिकतावादी दृष्टिकोण होता है। नैतिकतावादी आदर्शवादी रचना होगी, नैतिकतावादी दृष्टिकोण होगा उसका। इसका मूल उद्देश्य क्या होगा? शिक्षा प्रदान करना। इसका मूल उद्देश्य क्या होगा? शिक्षा प्रदान करना। किसी शिक्षा को ध्यान में रखकर ही इसकी रचना की जाती है। जैसे उदाहरण के लिए हम देखें तो पंचतंत्र की कथा, हितोपदेश हमने सुना है। वहीं अगर हम कहानी की बात करें तो कहानी एक यथार्थवादी रचना है। कहानी क्या है? एक यथार्थवादी रचना है। इसका मूल उद्देश्य कोई शिक्षा या सीख देना नहीं है। इसका मूल उद्देश्य शिक्षा या सीख देना नहीं है। ये मूलतः समाज का जो यथार्थ है उसको प्रस्तुत करता है। सामाजिक यथार्थ को प्रस्तुत करता है। सामाजिक यथार्थ को आपके सामने प्रस्तुत भर कर देना इसका उद्देश्य है। अब जैसे हमने कथाओं के बारे में पढ़ा कि उनका नैतिकतावादी आदर्शवादी दृष्टिकोण होता है, वो हमें मूलतः शिक्षा देती हैं। तो जैसे हम एक एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं। जैसे बचपन में पंचतंत्र की कथा से आपने एक कथा सुनी होगी, पढ़ी होगी अपने पुस्तकों में, सिंह और चूहा। इसमें क्या है, एक बार एक शेर सो रहा होता है, तभी एक छोटा सा चूहा उसके ऊपर दौड़ने लगता है। शेर जागता है, उसको पकड़ लेता है। चूहा डर जाता है और बोलता है, महाराज मुझे छोड़ दीजिए, एक दिन मैं आपकी मदद करूँगी। शेर जो है वो हंस पड़ता है कि ये छोटा सा जीव मेरी क्या मदद करेगा, लेकिन फिर वो उसको छोड़ देता है। एक बार शेर किसी जाल में फंस जाता है, वहाँ चूहा आया, उस जाल को काट दिया और शेर आज़ाद हो गया। ये हमने कहानी सुनी थी, पढ़ी थी। इस कहानी के, इस कथा के अंत में क्या लिखा था? इस कथा से क्या शिक्षा मिलती है? शिक्षा क्या मिलती है कि छोटा से छोटा जीव भी कभी कभी बड़ा काम कर सकता है। छोटा से छोटा जीव भी कभी बड़ा काम कर सकता है। तो ये एक कथा है जिसका उद्देश्य आपको शिक्षा देना है। इसलिए इस कथा का उद्देश्य क्या था कि छोटी से छोटी चीज़ें भी बड़े से बड़े महत्व का काम कर सकती हैं। तो ये आपको सिखाया जाता है। जैसे कुछ कथाएं हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, जिसकी जो शिक्षा होती है वो अंत में ये होती है कि सत्य और धर्म की विजय होती है। हमेशा सत्य और धर्म की ही विजय होती है। इसलिए जब कथाएं लिखी जाती हैं, उसकी रचना की जाती है, तो इस उद्देश्य को पहले ध्यान में रखा जाता है, उस शिक्षा को पहले ध्यान में रखा जाता है और फिर वो कथा की रचना की जाती है। और कथा को ऐसे आगे बढ़ाया जाता है कि अंत तक आते आते उस नैतिक शिक्षा का नाटकीय प्रभाव श्रोता या पाठक के समक्ष मुखर कर सामने आ जाए। ठीक है, तो ये होता है कथा में एक और तत्व जो आता है वो ये है कि इसमें अविश्वसनीय या काल्पनिक घटनाएं भी पर्याप्त महत्व पा जाती हैं। अविश्वसनीय तथा काल्पनिक घटनाएं भी, इनको भी पर्याप्त महत्व कभी कभी मिल जाता है, क्योंकि मूल उद्देश्य ये है कि आपको कुछ शिक्षा दी जाए। चाहे उसके लिए काल्पनिक घटनाओं का सहारा लिया जाए या अविश्वसनीय घटनाओं का सहारा लिया जाए, लेकिन मूल उद्देश्य ये है कि आपको कुछ न कुछ शिक्षा दी जाए। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे ऐसा नहीं है। तो एक व्यक्ति हुए जिनका मैं नाम आपको बताता हूँ। अमेरिका के एक
रचनाकार हुए, साहित्यकार हुए, जिनका नाम है एडगर एलन पो। इनको पश्चिम में शॉर्ट स्टोरी मूवमेंट का जनक माना जाता है। इनको पश्चिम में शॉर्ट स्टोरी मूवमेंट का जनक माना जाता है। यहीं से कहानियों, इन्हीं के बाद से कहानियों में यथार्थवाद का समावेश हुआ। ठीक है। 1809 से 1849 तक ये व्यक्ति अमेरिका में रहे। इन्होंने जो शॉर्ट स्टोरी मूवमेंट की शुरुआत की, ये पश्चिम से होते हुए भारत आया और हिंदी कहानियों में भी ये यथार्थवाद धीरे धीरे समावेशित होने लगा। ठीक है। यानी हिंदी में भी पश्चिमी यथार्थवाद से प्रभावित कहानियाँ लिखी जाने लगी। यहाँ पे यथार्थ जीवन के किसी भी पक्ष का उद्घाटन किया जाता था और आदर्शों और कल्पनाओं से यथासंभव दूरी बनाई जाने लगी। तो इस व्यक्ति ने कहानी को लेके अपनी एक परिभाषा दी। अब इनकी परिभाषा क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि हिंदी में जो यथार्थवादी कहानियों की रचना शुरू हुई, उस पर पश्चिम के एडगर एलन पो की शॉर्ट स्टोरी मूवमेंट का बहुत प्रभाव नज़र आता है, क्योंकि उसी शॉर्ट स्टोरी मूवमेंट में यथार्थवाद को समावेशित किया गया और वही यथार्थवाद वहाँ से चलकर भारत में बंगाल के ज़रिए हिंदी साहित्य में पहुँचा। तो इन्होंने कहानी की अपनी एक परिभाषा दी। वो क्या परिभाषा दी? अगर आपको कहानी को लेके कुछ कहना है, कहीं पे लिखना है, मेंस में कहीं आंसर राइटिंग में ऐसा ज़रूरत पड़ जाए कि कहानी की परिभाषा को लिखनी पड़े, तो आप इनका नाम लेकर लिख दें। इससे आपको मार्क्स थोड़ा ज़्यादा मिल सकता है। तो इन्होंने क्या कहा कि कहानी एक ऐसा आख्यान है जो इतना छोटा है कि एक बैठक में पढ़ा जा सके और जो पाठक पर एक ही प्रभाव उत्पन्न करने के उद्देश्य से लिखा गया हो। अब पहले हम लिख लेते हैं इसको। उन्होंने क्या कहा? कहानी एक ऐसा आख्यान है, कहानी एक ऐसा आख्यान है जो इतना छोटा है कि एक ही बैठक में पढ़ा जा सके। और जो पाठक पर एक ही उद्देश्य, जो पाठक पर एक ही प्रभाव उत्पन्न करने के उद्देश्य से, एक ही प्रभाव उत्पन्न करने के उद्देश्य से लिखी गई हो। अब हम कहते हैं एक ही प्रभाव, इसका क्या मतलब है? जब आप उपन्यास पढ़ेंगे तो उसमें अलग अलग तरह के प्रभाव आपको नज़र आएंगे। कहीं पे आपको गरीबी दिखेगी, कहीं पे सामाजिक दृष्टिकोण नज़र आएगा, सामाजिक बुराइयां नज़र आएंगी, आप पर उसका प्रभाव होगा। कहीं पे कुछ राजनीतिक विखंडन नज़र आएगा, कहीं पे कुछ राजनीतिक घटनाएं नज़र आएंगी, तो आपको कुछ, आपके मन मस्तिष्क पे कुछ राजनीतिक प्रभाव पैदा होगा, क्योंकि वो बड़ी रचनाएं हैं। वहाँ मनोवैज्ञानिक चीज़ें भी होंगी जिसका आपके मनोविज्ञान पर असर पर होगा। लेकिन कहानी इतना बड़ा है नहीं कि बहुत सारे प्रभाव उत्पन्न किए जा सकें। उसमें एक ही प्रभाव उत्पन्न होगा। जैसे अगर आप बूढ़ी काकी की कहानी पढ़ेंगे तो आप पर वृद्धों की समस्याएं जो हमारे समाज में व्याप्त थी या हैं, उसको लेकर जो रचनाकार जो प्रभाव उत्पन्न करना चाहता है, वृद्धों के प्रति जो संवेदना विकसित करना चाहता है, वो संवेदना विकसित होगी। आप जब सदगति कहानी पढ़ेंगे तो दलितों को लेकर जो प्रभाव रचनाकार पैदा करना चाहता है आपके मन मस्तिष्क पर, वो पैदा होगा। उनकी समस्याएं आपके सामने जग जाहिर होंगी, आप उस संवेदना को महसूस करेंगे। तो वहाँ एक ही प्रकार का उद्देश्य होगा। लेकिन जब आप गोदान जैसे बड़े उपन्यास पढ़ेंगे तो वहाँ आपको कृषक समस्या भी नज़र आएगी, वहाँ आपको महिलाओं की समस्या भी नज़र आएंगी, वहाँ आपको लिव इन रिलेशनशिप की क्या समस्याएं हैं वो भी नज़र आएंगी। तो इस तरह के कई सारे प्रभाव वहाँ पे उत्पन्न होंगे, इस तरह के कई सारे प्रभाव नज़र आएंगे। वहाँ पे आपको मज़दूरों की स्थिति क्या है शहरों में वो नज़र आएंगी।
लेकिन कहानियों में सिर्फ एक प्रभाव उत्पन्न होगा। इसलिए एडगर एलन पो ने क्या कहा कि कहानी एक ऐसा आख्यान है जो इतना छोटा है कि एक ही बैठक में पढ़ा जा सके और जो एक ही प्रभाव उत्पन्न करने के उद्देश्य से लिखी गई हो। तो ये हो गया बेसिक कहानी क्या है, कौन सी विधा है, कैसी विधा है, कथा और कहानी में अंतर क्या है, और एडगर एलन पो की कहानी को लेकर परिभाषा क्या है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं कि कहानी के तत्व कौन कौन से हैं। ये हमको क्यों पढ़ना है? क्योंकि आपके मेंस में ये सवाल आ सकता है और आता है कि किसी कहानी का नाम दे देगा आपको, जैसे सदगति कहानी की समीक्षा कीजिए कहानी के तत्वों के आधार पर, वैसे ही किसी और कहानी का नाम देगा कि इस कहानी की चर्चा कीजिए कहानी के तत्वों के आधार पर। तो कहानी के मूलतः 6 तत्व होते हैं, हमको वो जानना पड़ेगा। जब भी किसी कहानी की समीक्षा करने की बात आएगी तो हम इन तत्वों के आधार पर उसकी समीक्षा करेंगे। तत्वों के आधार पर यानी उस कहानी का उद्देश्य क्या है, कथानक क्या है, कथा वस्तु क्या है, कैसा है कथानक, कैसा है पात्र और चरित्र, कैसे हैं, वातावरण कैसा है, उस कहानी की भाषा शैली कैसी है, कथोपकथन या संवाद शैली कैसी है। तो आपको इन चीज़ों की चर्चा करनी होगी जब भी आप उस कहानी की समीक्षा करेंगे। जैसे आजकल कोई भी उपन्यास लिखा जाता है, कोई भी कहानी लिखी जाती है, जब पुस्तक प्रकाशित होती है तो जो भी समीक्षक हैं उन कहानियों की समीक्षा इन्हीं तत्वों के आधार पर ही करते हैं। जब भी हम जब आलोचना पढ़ेंगे आगे चलकर, तो जो भी आलोचक वर्तमान अभी के आलोचक हैं वो क्या करेंगे, वो अभी जो हाल में कहानियाँ प्रकाशित हो रही होंगी उसकी आलोचना इन्हीं तत्वों के आधार पर करेंगे जो आपको अखबारों में पढ़ने और सुनने को मिलता होगा। ठीक है, तो हम जानेंगे कि कहानी के तत्व क्या हैं और किसी कहानी की जब समीक्षा करनी होगी तो किन तत्वों के आधार पर उसकी समीक्षा करनी होगी। तो आइए शुरू करते हैं कहानी के तत्व। तो हमने कहा कहानी के 6 तत्व हैं। कौन कौन से? सबसे पहला है उद्देश्य, दूसरा क्या है कथानक एवं कथावस्तु, तीसरा क्या है पात्र या चरित्र योजना, चौथा क्या है वातावरण, पांचवा क्या है उसकी भाषा शैली, और आखिरी क्या है संवाद शैली, जिसको हम कथोपकथन भी कहते हैं। तो ये 6 कहानी के तत्व हैं। अब हम समझते हैं इन एक एक तत्वों को ब्रीफ में। तो उद्देश्य का क्या मतलब है? जब भी कोई रचनाकार कोई कहानी की रचना करता है, जब भी कोई साहित्यकार किसी कहानी की रचना करता है, तो वो अपनी कुछ विचारधारा, अपना दर्शन का प्रतिपादन करता है उस कहानी के माध्यम से। रचनाकार की विचारधारा या दर्शन, उसका प्रतिपादन करता है। जैसे जब भी प्रेमचंद ने तय किया होगा कि वो कफन कहानी की रचना करेंगे, तो उनके मन मस्तिष्क पे कुछ बात चल रहा होगा। ये चल रहा होगा कि दलितों की समस्याएं क्या हैं समाज में, उसको कहानी के माध्यम से लोगों के समक्ष रखा जाए। तो चलिए एक कहानी लिखते हैं कफन, जिसमें हम दलितों की समस्या का उजागर करेंगे। तो ये हो गया उद्देश्य। कहानी का उद्देश्य क्या है? तो हर एक कहानी का अपना एक उद्देश्य होता है। जैसे हमने कहा सदगति कहानी की अपना एक उद्देश्य है। बूढ़ी का की कहानी है, इसका अपना एक उद्देश्य है कि वृद्धों की समस्याओं को समाज के सामने रखा जाए। जैसे एक कहानी है क्या नाम है उसका, हामिद वाली जो कहानी है, हामिद बच्चा है, उसमें कहानी का नाम है ईदगाह कहानी की अपनी समस्या है कि कैसे अभावग्रस्तता में बाल मनोविज्ञान कैसे बदल जाता है, कैसे अभावग्रस्तता की स्थिति में एक छोटा बालक भी
समय से पहले मैच्योर हो जाता है तो बालकों की क्या समस्याएं हैं। एक भावग्रस्त समाज में बच्चों का विकास कैसे अधूरा रह जाता है, कैसे समय से पहले ही वो बालक मैच्योर हो जाता है। तो इस तरह का उद्देश्य होता है कहानियों में। ठीक है, तो कहानी का उद्देश्य क्या है ये आपको बताना होगा जब कहानी के तत्वों के आधार पर किसी कहानी की समीक्षा करेंगे तो। ठीक है, अब उद्देश्य कैसा होना चाहिए। उद्देश्य कैसा होना चाहिए, ये थोपा हुआ नहीं होना चाहिए, वो रचना के भीतर घुला हुआ होना चाहिए। उद्देश्य थोपा हुआ नहीं होना चाहिए, थोपा हुआ ना हो, रचना के बीच घुला हुआ हो। ऐसा ना लगे कहानी को पढ़कर कि रचनाकार ज़बरदस्ती अपना उद्देश्य थोपना चाह रहा है। उसने पहले से कुछ तय कर लिया है और ज़बरदस्ती किसी तरह अपने उद्देश्य को स्थापित करने के लिए कहानी को किसी भी दिशा में मोड़ दे रहा है। ऐसा ना लगे। कहानी को जब आप पढ़ते जाएं, आगे बढ़ते जाएं, तो उद्देश्य स्वतः आपके मन मस्तिष्क पर प्रकट होना चाहिए। उस उद्देश्य स्वयं उभर कर मुखरता के साथ आपके सामने आना चाहिए। ठीक है, ऐसा ना हो कि ज़बरदस्ती रचनाकार ये करे कि कहानी एक दिशा में जा रही थी, लेकिन जब जिस दिशा में जा रही थी उस दिशा में उसका उद्देश्य पूरा नहीं हो रहा था, उसने ज़बरदस्ती मोड़ दिया किसी और दिशा में, हिंदी सीरियल्स की तरह कि मरा हुआ व्यक्ति भी जीवित हो गया ज़बरदस्ती अपनी बात को प्रूफ करने के लिए। ऐसा ना हो। कहानी ऐसा हो जो उद्देश्य को स्वयं प्रकट करता हो। पूरा पढ़ने के बाद आपके मन मस्तिष्क में वो बात स्वयं उभर कर सामने आए, तो उसको हम कहेंगे कि कहानी का उद्देश्य थोपा हुआ नहीं है बल्कि रचना में घुला हुआ है। तो जब हम किसी कहानी की समीक्षा करेंगे तो हम उसका उद्देश्य पहले उसका उद्देश्य लिखेंगे कि कौन सा उद्देश्य, किस उद्देश्य से लेखक ने उस कहानी की रचना की है, उसकी विचारधारा क्या है, उसका दर्शन क्या था, कौन से दर्शन का प्रतिपादन करना चाह रहा था, और क्या कहानी का उद्देश्य रचना में घुला हुआ है या थोपा हुआ है। अगर थोपा हुआ है तो हम कहेंगे कि वो कहानी तत्वों के आधार पर ठीक नहीं बैठती। कहानी के जो तत्व हैं उनमें से एक तत्व उद्देश्य है, इस आधार पर वो ठीक नहीं बैठती, इसलिए कहानी कमज़ोर है। अगर वो उद्देश्य रचना में घुला हुआ है तो कहानी कमज़ोर नहीं है बल्कि कहानी मजबूत है, कहानी अच्छी है, क्योंकि उसका उद्देश्य अच्छा है। उद्देश्य कहानी में घुला हुआ है, थोपा हुआ नहीं है। तो ये एक पॉइंट हुआ। अब हम आते हैं कथानक और कथा वस्तु पर। सबसे पहले हम देखते हैं कि कथा वस्तु क्या है। कथा वस्तु का मतलब होता है, इसको इंग्लिश में कह सकते हैं थीम, यानी कहानी की विषय वस्तु क्या है, यानी कहानी की विषय वस्तु क्या है। विषय वस्तु को ही हम कथा वस्तु कहेंगे। विषय वस्तु यानी किस विषय पर कहानी लिखी गई है। किस विषय पर कहानी लिखी गई है, क्या क्या बातें लिखी गई है, यानी क्या लिखी गई है कहानी में। जैसे हमने फिर कहा, सदगति कहानी में दलित समस्या के बारे में लिखी गई है। कहानी की विषय कथा वस्तु क्या है, दलित समस्या कहानी की कथा वस्तु है। वृद्धावस्था की समस्या कहानी की कथा वस्तु है। बाल मनोविज्ञान की समस्या कहानी की कथा वस्तु है। सदगति कहानी में ऐसी ही कथा वस्तु आपको मिलेगी। ठीक है, तो कथा वस्तु का क्या मतलब हुआ कि कहानी में क्या क्या बातें कही गई हैं, क्या क्या बातें लिखी गई हैं। जैसे अगर हम एक उदाहरण दें कि गोदान उपन्यास में जो बातें लिखी गई हैं, कौन कौन सी बातें लिखी गई हैं। तो गोदान उपन्यास में सामाजिक समस्याओं की चर्चा की गई हैं। गोदान उपन्यास में कृषक समस्या की चर्चा की गई है। गोदान उपन्यास में महिलाओं से जुड़ी समस्या की चर्चा की गई है। गोदान उपन्यास में शहरी जीवन से जुड़ी समस्या की चर्चा की गई है। गोदान उपन्यास में मजदूरों की समस्या की चर्चा की गई है। तो ये हुआ कि उसकी कथा वस्तु क्या है, किन किन बातों पर उसमें चर्चा की गई है। ये होती है कथा वस्तु। जब हम कथा वस्तु की समीक्षा करेंगे, किसी कहानी की समीक्षा करेंगे कथा वस्तु के आधार पर, तो हम दो चीज़ों को देखेंगे कि क्या उस कहानी की कथा वस्तु विश्वसनीय है या नहीं है, विश्वसनीय है या नहीं।
जैसे अगर गोदान की हम बात करें तो क्या इसकी कथा वस्तु विश्वसनीय है? तो कैसे पता चलेगा विश्वसनीय है कि नहीं? तो क्या गोदान का जो चरित्र है, एक होरी जैसा किसान आपको आज भी कृषक समाज में नज़र आता है? तो नज़र आता है। आज भी कृषकों की समस्याएं वैसी बनी हुई है। कृषक आत्महत्या आज भी आपको नज़र आती है, ऋणग्रस्तता आज भी नज़र आती है। यही समस्या होरी की भी है। तो क्या होरी एक विश्वसनीय पात्र है? हाँ है। इसलिए इस कहानी, इस उपन्यास की कथा वस्तु विश्वसनीय है। उसी प्रकार हम अगर एक दूसरा उपन्यास देखते हैं, चंद्रकांता, ये जादू यथार्थवाद, इसमें जादू नज़र आएगा आपको। इसमें जो नायक है वो कुछ भी कर बैठता है, कुछ भी कर सकता है, वो बहुत ताकतवर है। जैसे बाहुबली आपने फिल्म देखी होगी, उसका जो नायक है वो कुछ भी कर बैठता है, कहीं भी चढ़ जाता है, कहीं भी उतर जाता है, उसके बाद काफ़ी शक्तियाँ हैं, वो कुछ भी कर सकता है। तो क्या ये विश्वसनीय पात्र है? इसकी कहानी, इसकी जो कथा वस्तु है विश्वसनीय है? नहीं है। इसकी कथा वस्तु विश्वसनीय नहीं है। तो जब भी हम किसी कहानी की समीक्षा करेंगे कथा वस्तु के आधार पर, तो हम ये लिखेंगे कि कहानी की कथा वस्तु क्या है, किन किन विषयों पर उसमें चर्चा की गई है और क्या वे विषय विश्वसनीय हैं या नहीं है। ये 2-3 पॉइंट्स हमको लिखना है। ठीक है। तो कहानी की समीक्षा में उद्देश्य क्या है हमने पढ़ा कि कहानी का उद्देश्य क्या है, रचनाकार ने किस उद्देश्य से उसकी रचना की है, और वो उद्देश्य थोपा हुआ है या रचना के भीतर खुला हुआ है। इतनी बातें लिखनी है। जब कथा वस्तु की बातें करेंगे तो हम कहेंगे कहानी की विषय वस्तु क्या है, उसमें किन किन बातों पर चर्चा की गई है, किन किन समस्याओं को उजागर किया गया है, और वो कथा वस्तु विश्वसनीय है या नहीं है। क्या विश्वसनीय है ये कैसे पता चलेगा? क्या वो हमारे समाज में आज भी मौजूद है या नहीं है। अगर हमारे समाज का वो हिस्सा है तो विश्वसनीय है, अगर नहीं है तो वो अविश्वसनीय है। ये हो गया 2 पॉइंट। अब हम आते हैं कथानक पर। तो कहानी का कथानक क्या होता है? अब हम आते हैं कथानक पर। कथानक के आधार पर उसकी समीक्षा करना है किसी कहानी की। कथानक का मतलब है घटनाओं का क्रमबद्ध और तार्किक प्रस्तुतिकरण। यानी हमने कथा वस्तु की बात की कि कहानी में कौन कौन सी बातें की गई हैं, लेकिन जो भी बातें की गई हैं क्या उनको तार्किक और क्रमबद्ध तरीके से कहानी में प्रस्तुत किया गया है? अगर प्रस्तुत किया गया है तो कहानी का कथानक अच्छा है, नहीं प्रस्तुत किया गया है तो कहानी का कथानक अच्छा नहीं है। ये हुआ कथानक का मोटा मोटी मूल अर्थ। जैसे कोई भी कहानी होगी तो उसका एक आरंभ होगा, फिर कुछ घटनाएं आएंगी, कहानी का धीरे धीरे विकास होगा, फिर कहानी एक क्लाइमैक्स तक पहुंचेगी जिसको हम उस कहानी का चरम बिंदु कहेंगे, और फिर वो अंत में समाधान तक, कंक्लूज़न तक पहुंचेगी। तो ये जो ढांचा है वो एक क्रमबद्ध तार्किक ढांचा है। तो कहानी इन क्रमबद्ध तार्किक ढांचा पर खड़ी उतरती है या नहीं? कौन सा क्रमबद्ध तार्किक ढांचा? उसका एक आरंभ होगा कहानी का, फिर उसका विकास धीरे धीरे होगा कहानी का, कुछ घटनाएं आएंगी इसमें, उसके बाद कहानी अपने चरम बिंदु तक पहुंचेगा और फिर समाधान तक यानी कंक्लूज़न तक पहुंचेगा। अगर इन स्टेप्स को फॉलो कर रहा है तो हम कहेंगे कि कहानी में संबंध निर्वाह बेहतर है। संबंध निर्वाह बेहतर है। अगर संबंध निर्वाह बेहतर है तो कथानक का ढांचा अच्छा है। ठीक है। जैसे प्रेमचंद की एक कहानी है पूस की रात। हम जरा देखें इसका कथानक कैसा है। तो इसमें आप देखें कि आरंभ में किसी एक गरीब किसान हल्कू की चर्चा है। वो और उसकी पत्नी ठंड में परेशान है। आगे थोड़ी देर के बाद कहानी आगे बढ़ती है और आप देखते हैं इसका विकास कैसे होता है कि ठंड में हल्कू खेत पर पहरा देने जाता है और इसका चरम बिंदु क्या है, क्लाइमैक्स क्या है? ठंड से बचने के लिए वह अपने खेत की फसल को ही जला देता है। ये इसका क्लाइमैक्स है।
और अंत में समाधान क्या है कि उसको इस बात की चिंता नहीं है कि उसका फसल जल गया, उसको इस बात की ज़्यादा खुशी है कि अब ठंड में उसको रात में खेत में पहरा नहीं देना पड़ेगा। समझ गए? आगे चलकर उसको खेती से ज़्यादा मजदूरी ज़्यादा बेहतर लगने लगता है। तो ये उसका समाधान है। तो ये जो भी घटनाएं हो रही हैं, क्या वो क्रमबद्ध तरीके से हो रही हैं? अगर हो रही हैं तो उसका कथानक बेहतर है। जैसे आप कोई फिल्म देखने जाते हैं और उसमें अनावश्यक बीच में एक गीत घुसा दिया जाए, कोई अनावश्यक घटना घुसा दी जाए, किसी अनावश्यक चरित्र को बीच में घुसा दिया जाए जिसका कोई मतलब नहीं है कहानी से, वो चरित्र रहे ना रहे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है पूरी कहानी को, तो हम कहेंगे कि इसका संबंध निर्वाह बेहतर नहीं है, इसमें अनावश्यक चरित्र हैं, अनावश्यक वर्णन है, तो इसलिए कथानक अच्छा नहीं है। तो कथानक अच्छा होने के लिए ज़रूरी है कि उसका एक क्रमबद्ध और तार्किक प्रस्तुतिकरण हो और उसमें अनावश्यक चीज़ें ना हो, उसमें अनावश्यक चीज़ें ना हो। मतलब अनावश्यक चीज़ें क्या? जैसे अनावश्यक घटनाएं ना हो, झूठ मूठ का कोई एक घटना घुसा दिया जिसका कोई मतलब ही नहीं बनता पूरी कहानी से, कथानक को कमज़ोर करता है ये सब चीज़ें। अनावश्यक चरित्र ना हो, कोई एक ऐसा व्यक्ति को घुसा दिया जिसका कोई मतलब ही नहीं है। अनावश्यक वर्णन ना हो, जैसे कहीं कहीं किसी कहानी में, किसी रचना में आपको अनावश्यक वर्णन नजर आएंगे, वो बस सिर्फ इसलिए रहेगा कि लेखक कुछ अपनी बातें कहना चाहता था, उसको कहीं जगह नहीं मिला कहने के लिए, तो वो बीच में कहीं घुसा दिया, मुझे कुछ मतलब नहीं है, वो लिखा रहे ना लिखा रहे, उसका कहानी के कंक्लूज़न पर, कहानी के पूरे विकास पर कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, तो उसको हम कहेंगे वो कहानी का कथानक को कमज़ोर कर रहा है। इससे क्या होता है? अनावश्यक चीज़ें ना हो, अनावश्यक चीज़ें होंगी तो कथानक का कसाव कमज़ोर होगा, कथानक का कसाव कमज़ोर ना हो। अनावश्यक चीज़ें कथानक के कसाव को कमज़ोर करती हैं, अनावश्यक चीज़ें ऐसा करती हैं, कथानक के कसाव को कमज़ोर करती हैं। ठीक है? अनावश्यक चीज़ें बिखराव पैदा करती हैं, कथानक में बिखराव पैदा करती हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके अलावा एक बेहतर कथानक के लिए क्या ज़रूरी है कि घटनाएं, चरित्र या वर्णन, जो हमने आगे कहा, अनावश्यक ना हो, संख्या बहुत अधिक या बहुत कम ना हो, इनकी जो संख्या है वो बहुत अधिक या बहुत कम ना हो, ज़रूरत भर हो, न ज़्यादा हो न कम हो। इसके अलावा जिस क्रमबद्ध रूप में कहानी आगे बढ़ रही है, उसकी गति या विराम, न गति ज़्यादा हो, गति ज़्यादा भी ना हो, ज़्यादा भी ना हो, कम भी ना हो, ऐसा हो कि पाठक को आसानी से समझ में आए, ऐसा हो जो पाठक आसानी से समझ सके। यानी गति अगर बहुत ज़्यादा होगी तो पाठक को समझ ही नहीं आएगा, गति अगर बहुत धीमा हो गया तो बोरियत फील होगी। तो ये दोनों नहीं होना चाहिए। तो कथानक का मतलब क्या हुआ? जब हम किसी कहानी की समीक्षा उसके कथानक के आधार पर करेंगे तो हम देखेंगे कि क्या कहानी में मौजूद घटनाओं का क्रमबद्ध और तार्किक प्रस्तुतिकरण हुआ है या नहीं। क्रमबद्ध और तार्किक प्रस्तुतिकरण का मतलब क्या हुआ? उसका अपना एक आरंभ होगा, विकास होगा, जहाँ कुछ घटनाएं होंगी, फिर वो चरम बिंदु तक जाएगा और फिर एक समाधान तक पहुँचेगा। तो इन घटनाओं के बीच संबंध निर्वाह बेहतर है या नहीं। संबंध निर्वाह यानी एक घटना दूसरी घटना से जुड़ी हुई होनी चाहिए, हम वो देखेंगे। तो हम लिखेंगे कि हाँ, इस कहानी में संबंध निर्वाह बेहतर है। जैसे पूछ की रात कहानी में संबंध निर्वाह बेहतर है, इसलिए कथानक के आधार पर
कहानी का जो एक तत्व है कथानक, उस कथानक के आधार पर ये कहानी एक अच्छी कहानी प्रतीत होती है। क्या उसमें अनावश्यक चीज़ें हैं? तो हम देखेंगे नहीं। चरित्र भी एक दो या तीन चरित्र हैं, 2 पात्र हैं और एक उसका कुत्ता है, हल्कू का एक कुत्ता है, तो 2-3 पात्र हैं और कुछ घटनाएं हैं। तो अनावश्यक चीज़ें कुछ नज़र नहीं आती। चरित्र भी कम है, घटनाएं भी जितनी ज़रूरत है उतना ही है, और जो वर्णन है ऐसा नहीं है कि प्रेमचंद ने उसमें अनावश्यक वर्णन ज़बरदस्ती अपने उद्देश्य या फिर अपने विचारधारा को थोपने के लिए प्रस्तुत किया हो। तो ऐसा नहीं नज़र आता है, इसलिए कथानक के दृष्टिकोण से वो कहानी बेहतर नज़र आती है। तो और क्योंकि घटनाओं का क्रमबद्ध तरीके से वर्णन किया गया है, इसलिए उसमें कसाव भी ठीक ठाक बैठता है, कसाव भी अच्छा नज़र आएगा। मतलब आप कहानी पढ़ेंगे तो आप पढ़ते चले जाएंगे, ऐसा नहीं होगा कि आपको बोरियत फील होगी। इसलिए कसाव के आधार पर भी बेहतर है। संख्याएं, घटनाएं और चरित्र संख्या, इनकी जो संख्या है वो ज़रूरत भर है, ज़रूरत से ज़्यादा नहीं है। कहानी की गति क्या है, गति क्या बहुत ज़्यादा है या कम है? अगर कम है तो पाठक बोरियत फील करेगा, गति बहुत ज़्यादा है तो समझ ही नहीं आएगी। इसलिए कहानी का फ्लो ऐसा होना चाहिए ताकि पाठक को आसानी से समझ में भी आ जाए और वो बोरियत भी ना फील करे। एक बार में बैठे तो पूरा पढ़ ले। तो क्या ऐसा आपको पढ़ने के बाद प्रतीत होता है? अगर आपको ऐसा लगता है कि सब कुछ बढ़िया है तो आप कहेंगे कथानक के आधार पर कहानी ठीक बैठती है, इसलिए कथानक के आधार पर ये कहानी अच्छी कहानी है। तो ये हो गया कथानक की चर्चा। तो जब भी हम कथानक के आधार पर किसी कहानी की समीक्षा करेंगे तो हम इन 4-5 बिंदुओं की चर्चा करेंगे कि क्या घटनाओं का क्रमबद्ध और तार्किक प्रस्तुतिकरण हुआ है, क्या उसमें अनावश्यक चीज़ें डाली गई हैं, नहीं डाली गई हैं। अनावश्यक चीज़ें डाली गई हैं तो कथानक अच्छा नहीं है, नहीं डाली गई हैं तो कथानक अच्छा है। क्या कथानक का कसाव ठीक है या नहीं है, क्या उसमें उसकी गति कैसी है, क्या उसमें बिखराव है, संबंध निर्वाह कैसा है। तो हम इन शब्दों के आधार पर, इन तत्वों के आधार पर, इन बातों के आधार पर कथानक की समीक्षा करते हैं। तो ये हो गया कथानक। तो कथा वस्तु में हमने क्या देखा था कि विश्वसनीय कथा वस्तु है तो अच्छी है, अविश्वसनीय है तो बुरी है। कथानक अगर कसा हुआ है तो अच्छा है, बिखरा हुआ है तो बुरा है। ऐसा ही कहना है कहानी के बारे में, किसी भी कहानी की समीक्षा करने के बारे में। अब हम आते हैं पात्र और चरित्र योजना पर। कहानी के इस तत्व के आधार पर किसी कहानी की समीक्षा करनी हो तो हम किन किन बातों का ध्यान रखेंगे? इसमें हम 3-4 बिंदुओं का ध्यान रखेंगे। पहला, चरित्रों की संख्या। ये क्या है? आवश्यकता अनुसार ही होनी चाहिए, जैसा कि हमने कथानक में देखा था, न ज़्यादा हो न कम हो। ठीक है। दूसरा हम क्या देखेंगे? महत्व। किस चरित्र को कितना महत्व मिल रहा है? जितना ज़रूरी हो उतना ही महत्व मिले, यानी नायक को ज़्यादा महत्व मिले और बाकी चरित्रों को कम मिले, बाकियों को कम मिले। यही होना चाहिए। तीसरा हम जो बिंदु देखेंगे, क्या वो चरित्र स्वाभाविक है या नहीं है। स्वाभाविक कहने का मतलब है या नहीं, या कहीं वो आदर्शों का पुतला तो नहीं है। आदर्शों का पुतला ना हो। जैसे हिंदी का जो सबसे महान उपन्यास है गोदान, उसका नायक कैसा है? उसका नायक है होरी। नायक है कौन? होरी। और होरी की चर्चा प्रेमचंद कैसे करते हैं? होरी का इंट्रोडक्शन कैसे देते हैं कि काला, पिचका हुआ मुंह, डरपोक और छोटा कद। काला, पिचका मुंह, डरपोक और छोटा कद। तो हिंदी का सबसे जो महान उपन्यास है उसका नायक कैसा है? वो काला है, पिचका हुआ मुंह है उसका, डरपोक है और छोटा कद है उसका। लेकिन क्या ये स्वाभाविक नायक है या नहीं है? है। आपको कृषकों में, किसानों में ऐसे किसान किसी भी गांव में नज़र आ जाएंगे, किसी देश के किसी भी हिस्से में नज़र आ जाएंगे।
इसलिए गोदान का जो ये नायक है, ये जो पात्र है, वो एक स्वाभाविक पात्र है। तो हमको ये देखना है पात्र योजना में कि क्या वो पात्र स्वाभाविक है या नहीं, कहीं वो आदर्शों का पुतला तो नहीं है। अब देखेंगे कि कुछ कथाओं में, कुछ कहानियों में जो नायक है वो हमेशा अच्छा काम कर रहा है, और जो खलनायक है वो हमेशा बुरा काम कर रहा है। जो रचनाकार है वो नायक से जो भी अच्छी चीज़ें हैं वो नायक से करवाता है, और खलनायक से बुरी चीज़ें करवाता है, जबकि वास्तव में ऐसा होता नहीं है। वास्तव में हर व्यक्ति नायक भी होता है और खलनायक भी होता है। वो अच्छा और बुरा होता है, अच्छा या बुरा नहीं होता। जैसे आप होरी को देखेंगे तो होरी बीच में अपने भाई से चोरी भी थोड़ा कर लेता है, तो ये स्वाभाविक चीज़ है, क्योंकि वो भी एक मानव है, हम जैसा ही है। तो वो एक स्वाभाविक चरित्र है। ऐसा नहीं है कि होरी आदर्शों का पुतला है, वो कभी कोई गलत काम नहीं करता। वो गलत काम भी करता है, अच्छे काम भी करता है। इसलिए होरी अच्छा और बुरा है, अच्छा या बुरा नहीं है। तो स्वाभाविक होने का मतलब है कि जो चरित्र है वो अच्छा और बुरा होना चाहिए। जैसा स्वाभाविक मनुष्य होता है, अच्छा और बुरा हो, अच्छा या बुरा नहीं। जैसे खलनायक होगा तो बुरा ही होगा, ऐसा नहीं है, उसमें भी कुछ अच्छाई है। और जो हम एक और जिस बात का ध्यान रखेंगे चरित्र योजना में, वो है क्या चरित्र परतंत्र हैं या स्वतंत्र हैं। अगर चरित्र स्वतंत्र है तो कहानी अच्छा है। स्वतंत्र चरित्र के होने का क्या मतलब है कि चरित्र लेखक के इशारे पर नहीं नाचता है। इसका मतलब चरित्र लेखक के इशारे पर नहीं नाचता है। यानी ऐसा नहीं है कि लेखक को जब मन के चरित्र को मार दिया, जब मन किया उसको जिंदा कर दिया, एकता कपूर के सीरियल की तरह। वहाँ मृत व्यक्ति भी अचानक से जीवित हो जाता है। यहाँ चरित्र का विकास स्वतंत्र होता है, स्वाभाविक रूप से होता है, स्वाभाविक विकास हो। जो व्यवहारिक नजर आए, उसका व्यवहार जो हो परिस्थिति के अनुकूल हो। परिस्थिति के अनुकूल हो। जैसे जब होरी अपने भाइयों से थोड़ी सी चोरी कर लेता है तो वो उस टाइम बहुत तंगी में जी रहा होता है, इसलिए उसके मन में ये बात आती है कि थोड़ा सा चुरा ही लेंगे तो क्या हो जाएगा। तो ये परिस्थिति के अनुकूल उसका व्यवहार है। इसलिए प्रेमचंद अपने चरित्रों के बारे में लिखते हैं। ये बहुत उनकी फेमस पंक्ति है। अगर प्रेमचंद की किसी कहानी को लेकर समीक्षा करनी हो तो आप इन पंक्तियों को बीच में डाल सकते हैं। प्रेमचंद कहते हैं कि मैं अपने चरित्रों को अपने बच्चों की तरह समझता हूँ। जैसे किसी भी बाप को नहीं पता कि उसके बच्चे बड़े होकर कैसे होंगे, वैसे ही मुझे नहीं पता कि मेरे चरित्र कहानी के अंत तक कैसे होंगे। इसका मतलब है कि चरित्रों का विकास कहानी की परिस्थिति के अनुसार बदलता रहता है। जैसी कहानी की परिस्थिति होगी, जैसा वातावरण होगा, उसी प्रकार चरित्र जो रिएक्ट करेंगे। तो प्रेमचंद ने क्या लिखा कि मैं अपने चरित्रों को अपने बच्चों की तरह समझता हूँ। जैसे किसी भी बाप को नहीं पता कि उसके बच्चे बड़े होकर कैसे होंगे, वैसे ही मुझे नहीं पता कि मेरे चरित्र कहानी के अंत तक कैसे होंगे। मुझे नहीं पता कि मेरे चरित्र कहानी के अंत तक कैसे होंगे। ये अपने आप में इस बात को प्रमाणित करता है कि प्रेमचंद्र के पात्र स्वाभाविक पात्र हैं, स्वतंत्र पात्र हैं।
जो कहानी की परिस्थिति के अनुसार निर्णय लेते हैं, कहानी की परिस्थिति के अनुसार व्यवहार करते हैं। ठीक है, तो जब हम किसी कहानी की चर्चा, किसी कहानी की समीक्षा पात्र या चरित्र योजना के आधार पर करेंगे तो हम इन बिंदुओं का ध्यान रखेंगे कि कहानी में चरित्रों की संख्या कितनी है। ज़्यादा है, आवश्यकता से ज़्यादा है, तो कहानी का चरित्र योजना के आधार पर खड़ी नहीं उतरती, अच्छी नहीं है। कम है तो भी प्रॉब्लम है, अगर जितना ज़रूरत है उतना ही है तो ठीक है, कहानी अच्छी है। क्या नायक को महत्व उतना मिल रहा है जितना मिलना चाहिए, बाकियों को कम मिल रहा है? अगर अच्छा ऐसा है तो ठीक है, नहीं है तो नहीं है। क्या जो पात्र हैं वो स्वाभाविक हैं? स्वाभाविक हैं कहने का मतलब कि क्या वो हमारे बीच में से हैं, क्या वो हमारे ही समाज का हिस्सा है? अगर वैसा आपको लगता है तो पात्र स्वाभाविक हैं, और अगर स्वाभाविक हैं तो कहानी अच्छी है। क्या वो पात्र स्वतंत्र हैं या परतंत्र हैं? क्या वो लेखक के इशारे पर नाच रहे हैं, लेखक जब चाहता है उससे जो चाहता है वो करवा रहा है, या वो परिस्थिति के अनुसार रिएक्ट कर रहा है? अगर वो परिस्थिति के अनुसार रिएक्ट कर रहा है तो पात्र जो है वो स्वतंत्र पात्र है। अगर नहीं रिएक्ट कर रहा है, अगर परिस्थिति के अनुसार नहीं काम कर रहा है, तो वो लेखक की हाथ की कठपुतली है। तो उस आधार पर, चरित्र योजना के आधार पर हम कहेंगे कहानी अच्छी नहीं है। अगर वो स्वतंत्र है तो कहानी अच्छी है। तो ये हुआ पात्र या चरित्र योजना। अब हम आते हैं वातावरण, जो कहानी के तत्वों में चौथा तत्व है, वो है वातावरण। तो हम इसकी चर्चा करते हैं। वातावरण क्या है? वातावरण का मतलब है कि जब भी आप कोई कहानी पढ़ें तो कहानी में जो पूरा परिवेश जिसकी चर्चा की गई है, जिस प्राकृतिक परिवेश की चर्चा की गई है, जिस सामाजिक परिवेश की चर्चा की गई है, जिस भौगोलिक परिवेश की चर्चा की गई है, वो पूरा का पूरा माहौल आपकी आंखों के सामने नज़र आने लगे, एक प्रतिबिंब आपके मन मस्तिष्क पर बने। जब भी कहानी में चर्चा हो किसी किसान की, जैसे जब गोदान में प्रेमचंद कहते हैं कि होरी काला पिचका हुआ मुंह है उसका, डरपोक है, छोटा कद है, तो आपके दिमाग में एक व्यक्ति का चित्र बनता होगा। ठीक है, कि वो व्यक्ति कैसा दिखता होगा, ये सबके साथ होता है। तो जो प्रतिबिंब बन रहा है, जब वो बात कर रहे हैं कि वो अपने नीम के पेड़ के नीचे सो रहा है, तो भी आपके मन मस्तिष्क में बन रहा होगा कोई सा चित्र, जहाँ नहीं कोई गांव है जहाँ एक घर है, घर के सामने एक नीम का पेड़ है, पेड़ के नीचे एक व्यक्ति सो रहा है, वो होरी है। तो ये जो पूरा वातावरण है, वो पूरा माहौल है, अगर आप उस पूरे माहौल के साथ तादात्म्य स्थापित कर पाएँ तो हम कहेंगे कि कहानी का वातावरण बहुत अच्छा है। और उस वातावरण के दृष्टिकोण से अगर आप उसमें तादात्म्य स्थापित कर पा रहे हैं तो वातावरण के तत्व के आधार पर कहानी अच्छी है। तो इसमें हम क्या देखेंगे कि आपको पूरा परिवेश महसूस होने लगे कहानी का। जैसे कभी कोई आपको कहानी सुनाता है, कोई बात सुनाता है, तो आपके मन में चलने लगती है, आप अपने अनुसार कल्पनाएं करने लगते हैं। तो ये वो चीज़ है, पूरा परिवेश, यानी जो भी प्राकृतिक परिवेश की जिसकी बात हो रही है। जैसे पहाड़ों पर कुछ बात चल रही है, हिमालय में कोई बात चल रही है, तो हिमालय को आपने जो अपने चित्रों के माध्यम से या फिज़िकली देखा है, तो आपके दिमाग पर वो बात सामने आने लगे। सामाजिक परिवेश की बात हो रही है, जब किसी कहानी की में दलित चेतना की बात हो, जब बुधिया जैसे कफन कहानी में उस व्यक्ति की बात हो, तो आपके नज़र में भी एक ऐसा व्यक्ति सामने उभरने लगेगा, आपको भी एक ऐसा व्यक्ति नज़र आने लगेगा। जब आप बूढ़ी काकी कहानी पढ़ेंगे तो उस कहानी में जो बूढ़ी काकी की समस्याएं व्यक्त की गई हैं, आप पूरी कहानी पढ़ेंगे, उसका वर्णन इस प्रकार से रहेगा कि आपके मन मस्तिष्क पर वो पूरे जो पार्टी का दृश्य है, शादी का जो दृश्य है, वो सामने दिखने लगेगा। तो आप कहेंगे कि जो पूरा परिवेश है कहानी का, उससे आप तादात्म्य स्थापित कर पा रहे हैं। सामाजिक परिवेश से, प्राकृतिक परिवेश से, उस भौगोलिक परिवेश से तादात्म्य स्थापित करने लगे, तो हम कहेंगे कि वातावरण के दृष्टिकोण से बेहतर है कहानी, यानी माहौल के साथ तादात्म्य स्थापित कर पाना, स्थापित हो जाना। यानी लेखक ने कहानी को ऐसा लिखा है कि आप उस परिवेश में घुलने लगे, आप उस परिवेश को महसूस करने लगे। ये होती है वातावरण।
अब आते हैं भाषा शैली पर। अब आते हैं हम भाषा शैली पर। जब हम किसी कहानी की समीक्षा भाषा शैली के आधार पर करेंगे तो हम कुछ बिंदुओं पर नज़र रखेंगे। जैसे कहानी की जो भाषा हो वो पात्रानुकूल हो, यानी पात्र की वर्गीय स्थिति के अनुरूप भाषा हो। इसका मतलब क्या है? पात्र की वर्गीय स्थिति के अनुरूप हो भाषा। यानी अगर गरीब पात्र है और वो जब अपनी बातें रख रहा है और उसमें व्याकरणिक अशुद्धियाँ हैं तो आपको सहज लगेगी। जब किसी कमज़ोर वर्ग का पात्र है, वो व्याकरणिक अशुद्धियाँ बोल रहा है अपनी भाषा में, तो आपको लगेगा ठीक है। लेकिन अगर कोई उच्च वर्ग का व्यक्ति है, उच्च वर्ग यानी मान लीजिए कहानी में कोई राजा है, कोई राजनीतिक व्यक्ति है जो सत्ताधीश है, वो अगर अपनी बातें रखेगा तो उसकी भाषा में शुद्धता नज़र आएगी, उसकी भाषा में व्याकरणिक अशुद्धियाँ नहीं होनी चाहिए। तो इस बातों का ख्याल रखा गया है कि नहीं जब पात्र अपनी बातें रख रहा है तो हम कहेंगे कि अगर पात्रानुकूल भाषा है, यानी पात्र अपनी वर्गीय स्थिति के अनुरूप बातें कर रहा है, तो ठीक है। दूसरा हम किन बातों का ध्यान रखेंगे कि पात्र जो बात कर रहा है वो स्थान और समय के अनुकूल हो। यानी मान लीजिए कि आदमी है गांव में और वो बात कर रहा है अंग्रेजी में। भारत के किसी गांव का व्यक्ति अगर थोड़ी अंग्रेजी में बात करे तो कैसा लगेगा? आपको हंसी आएगी। तो हम कहेंगे कि भाषा शैली के आधार पर रचना ठीक नहीं है। होली की भाषा में थोड़ा सा आंचलिक तत्व नज़र आना चाहिए। वैसे ही जब हम शहर के किसी व्यक्ति की बात करेंगे तो उसकी भाषा में होली की भाषा से अंतर होना चाहिए। उसकी भाषा थोड़ी ज़्यादा शहरी तत्व उसमें नज़र आएगा, उसमें थोड़ा सा शुद्धतावादी तत्व नज़र आएगा। तो ये चीज़ होनी चाहिए। उसी तरह स्थान और समय के अनुकूल होना चाहिए। जैसे जो दिव्या उपन्यास है, जब हम समय की बात करें तो जो दिव्या उपन्यास है यशपाल का, वो बौद्ध काल का उपन्यास है, क्योंकि उसमें ऐतिहासिक तत्वों को सामने रखा गया है। इतिहास और कल्पना का समावेश उसमें नज़र आता है। तो क्योंकि वो बौद्ध काल का उपन्यास है, इसलिए इसकी भाषा में तत्समी भाषा का प्रयोग किया गया है। तो उसमें तत्समीपन शोभा देता है। अगर बौद्ध काल में व्यक्ति आज की भाषा बोले तो ठीक नहीं लगेगा ना, क्योंकि वो उस काल का उपन्यास है और उस समय की जो भाषा थी उसी के आधार पर उस समय का पात्र अपनी बातें रखेंगे। तो इसलिए उसमें तत्समी भाषा का प्रयोग किया गया है। जो गोदान उपन्यास है वो 1930, 35, 36 के उपन्यास है। तो उस दौर की जो भाषा थी, उस दौर का जो ग्रामीण व्यक्ति जिस भाषा का प्रयोग करता था, जिन शब्दावलियों का प्रयोग करता था, और उन्हीं शब्दावलियों का प्रयोग कर रहा है, इसलिए उसकी भाषा शैली उस समय के अनुकूल नज़र आती है। तो हम भाषा शैली के आधार पर किन किन बातों का ध्यान रखेंगे कि जो पात्र हैं वो अपनी वर्गीय स्थिति के अनुरूप भाषा का प्रयोग कर रहे हैं या नहीं। अगर कर रहे हैं तो कहानी अच्छी है, नहीं कर रहे हैं तो कहानी ठीक नहीं है। ठीक है। दूसरा, वो स्थान और समय के अनुकूल भाषा का प्रयोग कर रहे हैं या नहीं। कर रहे हैं तो अच्छा है, नहीं कर रहे हैं तो अच्छा नहीं है। ये हुआ भाषा शैली। अगला है संवाद या कथोपकथन। अगला क्या है? संवाद या कथोपकथन। तो हम कहेंगे संवाद शैली कैसी है। संवाद योजना के आधार पर कहानी की समीक्षा कीजिए। तो संवाद योजना में हम कुछ बातों का ध्यान रखेंगे। जैसे अगर संवाद चरित्रों के बीच सीधी बात करवाई जाए, यानी चरित्र आपस में खुद बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि लेखक ये कह रहा है कि इस व्यक्ति ने इससे ये कहा, फिर
अगले लाइन में लिख रहा है कि उसने इससे फिर ये कहा, इसने उससे फिर वो कहा। ऐसा नहीं है। जैसे दो व्यक्ति सामने खड़े हैं, वो दोनों आपस में बात कर रहे हैं, लेखक साइड में खड़ा है और वो लिखता जा रहा है। समझ रहे हैं? जैसे होरी ने धनिया से कुछ कहा, लेखक ने उसको नोट किया। अगली लाइन में धनिया ने होरी से कुछ कहा, लेखक ने उसको नोट किया। आपको पढ़ते वक्त समझना है कि कौन किससे क्या कह रहा है। तो ये ज़्यादा बेहतर तरीका है संवाद या कथोपकथन का। संवाद शैली ज़्यादा बेहतर है। इसमें आपको स्वाभाविकता नज़र आएगी। इसमें ऐसा नहीं लगेगा कि लेखक खुद कुछ कह रहा है। जब ये लेखक लिखे कि होरी ने ये कहा, धनिया ने ये कहा, तो ये इससे ये फीलिंग आती है कि लेखक स्वयं कह रहा है। लेकिन जब आप ऐसे लिखते हैं जिसमें सीधी बात करवाई जा रही है चरित्रों के बीच, और ऐसा लगे कि लेखक साइड में खड़ा है, वो दोनों जो कह रहे हैं आपस में बातचीत कर रहे हैं उसको जस्ट लिखता जा रहा है, तो वो संवाद शैली का बेहतर उदाहरण है। ठीक है? तो चरित्रों के बीच सीधी बात करवाई जाए, ना कि लेखक उनके बीच का संवाद का स्वयं वर्णन करे। उनके बीच के संवाद का स्वयं वर्णन करे। कहीं कहीं ऐसा हो सकता है। अगर ऐसा कहीं कहीं होता है तो हम कहेंगे कि ऐसा कहीं कहीं देखने को मिला है, लेकिन अधिकांशतः चरित्रों की भी सीधी बात करवाई गई है, इसलिए कहानी अच्छी है संवाद योजना के आधार पर। दूसरा, संवाद छोटे हों। ऐसा नहीं हो कि दो व्यक्ति आपस में बात कर रहे हैं और एक व्यक्ति बोलता जा रहा है, एक व्यक्ति सुनता जा रहा है, फिर बहुत देर तक दूसरा व्यक्ति बोल रहा है, मोनोलॉग हो जाए। डायलॉग होना चाहिए, संवाद होना चाहिए। हेलो मोटो। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। तो आगे बढ़ते हैं। संवाद क्या है? छोटा होना चाहिए। छोटा होना चाहिए मतलब जो मैंने कहा कि एक ही व्यक्ति ऐसा ना हो कि बहुत देर तक बोलता रहे। तीसरा क्या है? संवाद गतिशील हो। गतिशील होगा क्या मतलब? गतिशील होगा क्या मतलब? संवाद ऐसा हो जो कहानी को आगे बढ़ाए, जो कहानी को आगे बढ़ाए, ऐसा संवाद होना चाहिए। तो अगर हम संवाद योजना के आधार पर किसी कहानी की समीक्षा करेंगे तो हम इन 3 बातों का ख्याल रखेंगे कि संवाद छोटे होने चाहिए, गतिशील होने चाहिए और चरित्रों के बीच सीधी बात करवाई जाए। अगर ऐसा दिखता है कहानी में, इसका मतलब कहानी तत्वों के आधार पर ठीक है, कहानी संवाद योजना के आधार पर ठीक है। ठीक है? तो ये हुआ कहानी के तत्व। 6 तत्वों की हमने चर्चा की, और अगर इन 6 तत्वों के आधार पर कहानी की समीक्षा करने की बात की जाए तो हम किन किन बातों का ध्यान रखेंगे। तो आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी चीज़ को आगे बढ़ाएंगे। हम देखेंगे कहानी और उपन्यास में अंतर क्या है, हिंदी की पहली कहानी कौन सी थी, विवाद क्या है इसको लेके, हिंदी कहानी का विकास कैसे हुआ, उसके अलग अलग कालक्रम कौन कौन से हैं, जैसे प्रेमचंद पूर्व काल, प्रेमचंद प्रसाद युग और प्रेमचंद के पश्चात का युग। तो हम वो पढ़ेंगे। ठीक है? तो इसी के साथ आज की क्लास को ख़त्म किया जाए। धन्यवाद आप सबों का। अगर लेक्चर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।